तो देखो आज अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डॉलर वैल्यू, यहाँ डॉलर वैल्यू लिखा आप मनी वैल्यू भी लिख सकते हैं, ऑफ स्पेंडिंग ऑन फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ किसकी बात करी गई है? ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब फिनिश्ड होने चाहिए, इंटरमीडिएट गुड्स को हम काउंट नहीं करते हैं, प्लस गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को काउंट करते हैं विद इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए सेट ऑफ टाइम। मतलब टाइम पीरियड के दौरान आपकी इकोनॉमी में जितने फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होगी उसकी एग्रीगेट वैल्यू या फिर टोटल मॉनिटरी वैल्यू को ही हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, प्लस ये होता है एक एक्स आंटी कंसेप्ट, मतलब कि ये प्लान्ड होता है, ये प्लान्ड डिमांड होती है जो कि लोग प्लान करते हैं डिमांड करने का, ठीक है। एक्स पोस्ट नहीं होता, मतलब एक्चुअल कितनी डिमांड हुई ये नहीं होता है, ये होता है कि डिमांड का कितनी डिमांड करने का प्लान कर रहे हैं लोग। अच्छा, विलिंग प्लस एबल भी होना चाहिए, है ना, जैसे हमने इंडिविजुअल डिमांड पे पढ़ी थी वैसे ही, ठीक है। अब देखो, अगर हम मान लो एक बॉटल ले रहे हैं, एक बॉटल की डिमांड को हम कहेंगे इंडिविजुअल, और मार्केट में पूरी उन बॉटलों को डिमांड को कहेंगे मार्केट डिमांड, उसको भी हम एग्रीगेट डिमांड नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की, मतलब बॉटल, झाड़ू, पंखा, टीवी, सारी चीजें, सारी फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएंगी हमारे एग्रीगेट डिमांड में। सिर्फ बॉटल की अगर आप पूरी मार्केट में डिमांड देखोगे तो होगी मार्केट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड नहीं, है ना। तो थोड़ा सा इसमें फर्क करना आप, ठीक है। अब देखो, जीडीपी और एग्रीगेट डिमांड लॉन्ग टर्म में, जो एग्रीगेट डिमांड दैट इज एडी, है ना, वो हो जाती है इक्वल जीडीपी की, क्योंकि जीडीपी भी क्या मेजर करता है? यही मेजर करता है, मेजर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, है ना। और मतलब अब देखो, दोनों चीजें सेम ही देखते हैं, बट जीडीपी क्या देखता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। और एग्रीगेट डिमांड क्या देखता है? ओवरऑल स्पेंडिंग। तो देखो, लॉन्ग टर्म में हम क्या कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू जीडीपी, क्योंकि देखो, एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो जीजीएनपी आता है हमारा, है ना, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जी, फिर जी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, फिर एन नेट एक्सपोर्ट, और पी प्राइवेट कंजम्पशन। और ऐसे ही हम एडी एग्रीगेट डिमांड को भी निकालते हैं ना, सी प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स माइनस एम, मतलब जीजीएनपी यही है ना। तो देखो, दोनों जो मैट्रिक्स है वो सेम तरीके के कैलकुलेशन से हो मेजर किए जा रहे हैं, बट एग्रीगेट डिमांड में हम शॉर्ट रन में क्यों नहीं बोल रहे? एग्रीगेट डिमांड शॉर्ट रन में क्या होती है? नॉमिनल प्राइस वैल्यू में होती है, मतलब कि जो अभी प्राइस वैल्यू है, हमारी प्राइस लेवल चल रहा है, उस पर डिपेंड करेगी। लेकिन लॉन्ग रन में हम इसको क्या करेंगे? एडजस्ट कर लेंगे एग्रीगेट डिमांड को, है ना, लॉन्ग रन में, और वो इक्वल हो जाएगा हमारे जीडीपी के और रियल जीडीपी की, क्योंकि दोनों क्या एडजस्ट हो जाएंगे प्राइस लेवल, और दोनों ही इन्फ्लेशन से एडजस्ट हो जाएंगे, दोनों रियल जीडीपी बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया था हमारा एग्रीगेट डिमांड। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखो ये जीडीपी क्या बताएगी? टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। और एग्रीगेट डिमांड क्या बताएगी? द डिमांड और डिजायर फॉर दोज गुड्स। मतलब मैंने 4 किलो खाना बना दिया, लेकिन डिमांड कितनी है? 3.5 किलो है। तो ये जो 4 किलो खाना है, ये जीडीपी, और जो डिमांड है 3.5 किलो, वो क्या है? हमारे एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। अब ये टोटल डिमांड है, मतलब 4 सेक्टर है हमारी इकोनॉमी में, गवर्नमेंट, है ना, और अपना प्राइवेट सेक्टर, सारे, मतलब चारों जितने सेक्टर है सबकी डिमांड को हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे? एग्रीगेट डिमांड कहेंगे, ठीक है। एडी इक्वल्स जीडीपी इन द लॉन्ग रन ओनली आफ्टर एडजस्टिंग फॉर द प्राइस लेवल। जब हम प्राइस लेवल को एडजस्ट कर देंगे क्रेडिट डिमांड में, तो वो इक्वल हो जाएगी जीडीपी के लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में मेजर की जाती है टोटल अमाउंट फॉर ए सिंगल नॉमिनल प्राइस, यही मैं बोल रही थी ना, विदाउट एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन एडजस्ट करोगे तुम तो अपना क्या बन जाएगा? रियल जीडीपी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना ये। अब एग्रीगेट डिमांड इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती है टोटल अमाउंट आउटपुट एट ए गिवन प्राइस लेवल एंड डज नॉट, देखो, एडी इज मेजर्ड बाय मार्केट वैल्यू एंड ओनली रिप्रेजेंट टोटल आउटपुट एट ए गिवन प्राइस लेवल एंड डज नॉट नेसेसरीली रिप्रेजेंट द क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी। एग्रीगेट डिमांड हो रही है, लेकिन क्या सारे सेक्शन ऑफ जो पीपल है, मतलब सारे सेक्शन के लोग सोसाइटी में जितने भी सेक्शन है, ये सब लोगों की डिमांड एक सी है? नहीं, है ना। जो डिमांड है, मान लो कि 50% डिमांड आपके टॉप 10% लोगों से आ रही, तो ये तो हमारा गलत हुआ ना। तो ये आपको बिल्कुल वो नहीं करना। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है ये कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है तो जीडीपी बढ़ी है, मतलब ऐसा सीन है ना। अब कंपोनेंट्स वगैरह हम आगे पढ़ते हैं। अब ये हमारा एग्रीगेट डिमांड का कर्व, ठीक है। तो देखो, प्राइस लेवल अगर यहाँ था तो एग्रीगेट डिमांड हमारी इस लेवल में थी, मतलब प्राइस ज्यादा था इस प्राइस से, तो एग्रीगेट डिमांड हमारी y1 में थी। अब प्राइस कम हो गया तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? राइट, यहाँ पे। तो ये आउटपुट लेवल क्या हो गया? मतलब जो एग्रीगेट आउटपुट है, डिमांड है, वो बढ़ गई। तो मतलब प्राइस कम होने से हमारी डिमांड बढ़ जाती है, तो हमारा कर्व कैसा रहेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग का। अब यही हमने माइक्रो में भी पढ़ा था कि डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, है ना। लेकिन माइक्रो लेवल में हमने कैसा पढ़ा था? इंडिविजुअल डिमांड में। अब देखो, किसी भी प्रोडक्ट की, मान लो कि मैं अभी खा रही हूँ कुरकुरे, उसकी अगर प्राइस बढ़ गया, है ना, तो मैं अपनी डिमांड कम करूंगी, तो वो तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। लेकिन वहां लगता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, मतलब कि देखो, मतलब डिफरेंस बता रही हूँ मैं आपको कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मतलब अगर मैंने कुरकुरे के ज्यादा ही प्राइस बढ़ गए, जैसे मैगी का एग्जांपल लेते हैं, मैगी के ज्यादा प्राइस बढ़ गए, तो मैं आटा नूडल्स में या yippee में शिफ्ट हो जाऊंगी, तो वहां सब्सटीट्यूशन इफेक्ट लगेगा। लेकिन हम यहाँ एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं, आप पूरा तो सब्सटीट्यूट कर नहीं पाओगे, है ना। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो है काम नहीं करता है, ठीक है। अब हम लोग रियल जीडीपी की बात क्यों करते हैं यहाँ पे, कि इसको एडजस्ट क्यों करते हैं और इक्वल क्यों बताते हैं रियल जीडीपी के? तो देखो, मान लो कि एग्रीगेट डिमांड हुई 2 रुपए का प्राइस लेवल है और 5 यूनिट बन रही है, तो एग्रीगेट डिमांड कितनी हुई? 5 यूनिट डिमांडेड है, तो एग्रीगेट या फिर नॉमिनल जीडीपी कितनी हुई? 10 रुपए, ठीक है।
प्राइस लेवल बढ़ के 5 रुपए हो गया और हमारे यूनिट डिमांडेड कितनी हुई 15 3, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा 15। तो देखो नॉमिनल जीडीपी तो हमारी बढ़ रही है 10 से 15 होगी मतलब 5 यूनिट, लेकिन आप देखो रियली अगर कोई बढ़ रहा है क्या आउटपुट तो कम हो रहा है उल्टा। तो हम रियल जीडीपी को देखते हैं, बेस ईयर का प्राइस लेते हैं हम, तो यहाँ अगर 2 × 3 करें तो आएगा 6, तो मतलब 10 रुपए से हमारी क्या हो गई कम हो गई, तो ये होएगा रियल जीडीपी। इसलिए एग्रीगेट डिमांड को लॉन्ग टर्म में प्राइस लेवल से एडजस्ट करके उसको रियल जीडीपी पे बना दिया जाता है, ठीक है। मतलब वो एग्रीगेट डिमांड लॉन्ग टर्म में इक्वल करती है जीडीपी के, ठीक है। पढ़ने वाले हैं कि एडी कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। तो देखो ये हम यहाँ लेंगे वाई एक्सिस में हम लेंगे प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल, और यहाँ लेंगे हम एडी या फिर क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। एडी क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड है। तो प्राइस लेवल मान लो है P1 तो क्वांटिटी डिमांडेड है मान लो Q1 में, ठीक है। यहाँ मान लो आप Q1 है, प्राइस लेवल है P2 में तो क्वांटिटी डिमांडेड है Q2 में। तो देखो प्राइस लेवल अगर कम हो रहा है मतलब ये कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, और प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, कम हो रही है ना। इसलिए मतलब ये इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस लेवल और क्वांटिटी डिमांडेड में, इसलिए हमारा कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो हमें इसमें कुछ रीजंस पढ़ना है कि ऐसा क्यों होता है। देखो माइक्रो लेवल में जब हम पढ़ रहे थे तो माइक्रो लेवल में क्या होता था कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी हो जाता था, लेकिन एडी का अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि क्या होता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक रीजंस के कारण होता है। मतलब पूरे एज ए इकोनॉमी एज ए होल की रीजन हमें पढ़ना है। अब देखो अगर हम किसी इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो उसका प्राइस लेवल अगर बढ़ता तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट वहां लगने लगता। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट लगता मतलब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती, कम हो जाती, ठीक है। मतलब मैं अगर मैगी खा रही हूँ तो प्राइस उसका बढ़ गया तो मैं यूपी में शिफ्ट हो जाऊंगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, उसका प्राइस लेवल गिर जाएगा, ऐसा होता था। लेकिन आप पूरी एग्रीगेट डिमांड मतलब एग्रीगेट डिमांड मतलब हर चीज की डिमांड है इकोनॉमी में, तो आप सारी चीजों को अगर जनरली यहाँ प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल, पूरी इकोनॉमी का प्राइस लेवल देखा जाता है, तो अगर पूरी इकोनॉमी का प्राइस लेवल बढ़ रहा है तो आप एक दूसरे प्रोडक्ट को एक दूसरे से सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, और वैसे ही अगर प्राइस लेवल कम हो रहा है तो आप किसी भी प्रोडक्ट को एक दूसरे से सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या करता है, इनवर्स रिलेशनशिप बताता है आपके जनरल प्राइस लेवल और टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड की इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, ठीक है। अब एडी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये देखो, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो यहाँ सी कंजम्पशन में लगता है हमारा रियल बैलेंस इफेक्ट, आई में लगता है हमारा वेल्थ इफेक्ट, और एक्स माइनस एम में लगता है हमारा फॉरेन ट्रेड इफेक्ट या नेट एक्सपोर्ट इफेक्ट या फिर एक्सचेंज रेट इफेक्ट। अभी हम एक एक करके समझेंगे इनको कि ये सब क्या होते हैं, ठीक है। 3 मेन इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। पहला है हमारा रियल बैलेंस इफेक्ट या फिर पीकू इफेक्ट, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये लग रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो कि हाउस होल्ड्स करते हैं। अब हमें पता है कि एडी का सबसे बड़ा पार्ट कौन बनाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स। दैट इज वाई द इफेक्ट अफेक्टिंग दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट, ठीक है। ये क्या कहता है देखो, अब आप व्हेन द प्राइस लेवल फॉल, ये प्राइस लेवल जब गिर जाता है तो द रियल वैल्यू मतलब परचेजिंग पावर ऑफ मनी इंक्रीजेस, या फिर मॉनेटरी एसेट्स जो होते हैं मनी होते हैं इनकी फिक्स्ड एक नॉमिनल वैल्यू होती है ना, नॉमिनल वो होता है वैल्यू, ठीक है। अब अगर प्राइस लेवल फॉल कर गए तो इनकी रियल वैल्यू क्या हो जाएगी, परचेजिंग पावर आप जाने क्या हो जाएगी, अफेक्ट होगी, ठीक है। अब प्राइस लेवल मान लो गिर गए तो परचेसिंग पावर हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पीपल क्या करेंगे, फील रिच करेंगे बिकॉज देयर कैश बैलेंस कैन बाय मोर, दिस इंक्रीज कंजम्पशन, हेंस एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस, ठीक है। कंक्लूजन क्या होगा, प्राइस लेवल अगर गिरेंगे तो रियल बैलेंस बढ़ेगा, मतलब रियल बैलेंस या फिर आप कहना चाहिए रियल वैल्यू ऑफ मॉनेटरी एसेट्स बढ़ेंगे या फिर मनी बढ़ेगा और कंजम्पशन बढ़ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। और वहीं अगर इसका उल्टा देखें तो अगर रियल वैल्यू या प्राइस लेवल में अगर कम बढ़ोतरी आ जाए तो रियल वैल्यू या परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। लोग पुअर फील करेंगे और कंजम्पशन को गिरा देंगे, तो कंजम्पशन गिराएंगे तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगा। अब इसको समझो आप। तो देखो जनरल प्राइस लेवल में अगर कोई चेंज होता है तो ये अफेक्ट करता है रियल वैल्यू या फिर परचेसिंग पावर ऑफ मनी एंड मॉनेटरी एसेट्स, क्योंकि इनकी होती है एक फिक्स नॉमिनल वैल्यू। अब जनरल प्राइस लेवल मान लो बढ़ गया तो रियल बैलेंस या फिर परचेसिंग पावर हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम लोग पुअर फील, सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा बना दिया है। तो प्राइस अगर बढ़ गया तो रियल बैलेंस क्या हो जाएगा, मतलब परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। परचेसिंग पावर कम होगी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक है। लोग कैसा फील करेंगे इसमें, इस सिचुएशन में पुअर फील करेंगे, इसलिए लोग कंजम्पशन गिरा देंगे। अब जनरल प्राइस लेवल कम हो गया तो रियल बैलेंस या परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी तो कंजम्पशन बढ़ा देंगे, क्योंकि रिच फील करेंगे, यहाँ पे पुअर यहाँ पे रिच। अब कंजम्पशन बढ़ा देंगे तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इतना सा था ये कंसेप्ट, है ना। एग्जाम्पल भी समझ लो आप, एग्जाम्पल आप लिख के आ जाना एग्जाम में, है ना। मान लो कि जनरल प्राइस लेवल था गुड्स का 10 रुपये और मेरी इनकम थी 100 रुपये, तो मैं ऐसे कितने गुड्स खरीद पाती थी, 10 गुड्स खरीद पाती थी। अब जनरल प्राइस लेवल हो गया मान लो कम, तो ये हो गया मान लो 8 रुपये हो गया। तो 8 रुपये भी अगर हुआ तो अब मैं कितने गुड्स खरीद पाऊंगी पता है, लगभग लगभग 13 गुड्स, है ना, 12 से 13 गुड्स, ठीक। अब सेम अमाउंट में मैं ज्यादा गुड्स खरीद पाऊंगी तो मैं रिचर फील करूंगी, तो रिचर फील करूंगी तो मैं पूरे 12 गुड्स खरीदूंगी। अब 12 गुड्स खरीदूंगी तो कंजम्पशन पहले 10 का हो रहा था 12 का हो रहा था, ये बढ़ा ना, तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी। और अगर मान लो जनरल प्राइस लेवल बढ़ गया और हो गया मान लो 12, दो ही दो से अभी बढ़ा रहे घटा रहे हैं ना, तो ये अगर हो गया, अब मैं 100 रुपये मेरे पास, तो है ना, मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, 100 रुपये मेरे पास नॉमिनल वैल्यू के, तो अब मैं कितने खरीद पाऊंगी, मान लो 8 गुड्स खरीद पाऊंगी लगभग लगभग। अब 8 गुड्स खरीद पाऊंगी तो मेरा कंजम्पशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं, कम कंजम्पशन कम हो रहा है तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो रहा है, ठीक है। अब देखो अब हम बात करेंगे सेकंड इफेक्ट, दैट इज इंटरेस्ट रेट इफेक्ट। इंटरेस्ट रेट इफेक्ट या फिर वेल्थ इफेक्ट भी कहते हैं इसे, ये किन में लागू होएगा, इन इन्वेस्टमेंट वाले कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में, ठीक है। क्या होता है देखो,
जनरल प्राइस लेवल में चेंज हुआ तो ये अफेक्ट करेगा रियल वैल्यू को, ये पिछले ही जैसा है, ठीक है। रियल वैल्यू या फिर परचेजिंग पावर मनी की कम होगी और बढ़ेगी। बढ़ेगी कब? जब जनरल प्राइस लेवल कम होगा, और जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर कम होगी, इतना पता है। अब देखो चेंज हुआ, मान लो जनरल प्राइस लेवल बढ़ गया। जनरल प्राइस लेवल बढ़ गया तो ये टी मतलब ट्रांजेक्शन पर्पसेस के लिए है ना। अब ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी चाहिए रहेगी, अब ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी चाहिए रहेगी तो डिमांड फॉर मनी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना। यहाँ पे मैंने इंक्रीज का साइन नहीं बनाया, आप याद रखिएगा। डिमांड फॉर मनी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव कंजम्पशन या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? कम हो। आरओआई बढ़ा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट सेंसिटिव कंजम्पशन कम हो जाएगा, ठीक है। डिमांड फॉर मनी बढ़ी तो आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो ये सब कम हो गया। और वही उल्टी सिचुएशन में जनरल प्राइस लेवल क्या हो गए? कम हो गए। अब आपको डिमांड फॉर मनी क्या लग रही है? कम लग रही है, ठीक है। डिमांड फॉर मनी क्या हो गई? गिर गई। जनरल प्राइस लेवल गिरे, ट्रांजैक्शन पर्पसेस के लिए डिमांड फॉर मनी क्या हो गई? कम हो गई। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ये चीजें क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब ये चीजें बढ़ेगी तो एडी बढ़ेगा, ये चीजें कम होगी तो एडी कम होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, हाँ देखो, जनरल प्राइस लेवल या प्राइस लेवल फॉल करेगा तो डिमांड फॉर मनी रिड्यूस हो जाएगी, है ना। दिस लीड टू फॉल इन इंटरेस्ट रेट, ऐसे इंटरेस्ट रेट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डिमांड कम होगी तो इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा। और लोअर इंटरेस्ट रेट क्या करेंगे? एनकरेज करेंगे, एक तो इन्वेस्टमेंट को और दूसरा इंटरेस्ट सेंसिटिव कंजम्पशन को, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये है लोअर प्राइस, आरबीआई रिड्यूसेस रेट, लोन्स बिकम चीपर। लोन्स चीपर हुए तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लोग ज्यादा करने लगेंगे, मतलब बिजनेसेस ज्यादा करने लगेंगे क्योंकि कम इंटरेस्ट में उन्हें कैपिटल मिल रहा है ना। तो उन लोग क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। और फर्म्स क्या करने लगेंगी? इन मोर इंटरेस्ट इन्वेस्ट करने लगेंगी, ठीक है। अरे यार ये दिख क्यों नहीं रहा है? हाँ, अब कंक्लूजन क्या हुआ ये? अब इसका उल्टा देखेंगे अगर हम, higher price level में people require more money for conducting a given amount of transaction, lead to increase in the demand for money, making transaction given the money supply। अगर money supply given है ना, money supply given है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि money supply अगर हमने increase कर दी तो इसका effect कुछ नहीं आएगा, ठीक है। money supply अगर given है तो increase in demand for money for transaction purpose will cause the rate of interest to go up, और rate of interest go up हुआ तो private investment कम हो जाएगी, ऐसे interest sensitive consumption भी कम हो जाएगी, ठीक है। लास्ट इफेक्ट दैट इज फॉरेन ट्रेड इफेक्ट, इसे हम नेट एक्सपोर्ट इफेक्ट भी कहते हैं, एक्सचेंज रेट इफेक्ट भी कहते हैं। अब डोमेस्टिक प्राइसेस अगर फॉल हो गए तो एक्सपोर्ट्स चीप हो जाएंगे फॉरेनर्स के लिए। एक्सपोर्ट्स चीप हो गए तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे हमारे, मतलब डिमांड फॉर गुड्स वर्ल्ड वाइड हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना। और इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? हमारे लिए चीप हो जाएंगे। तो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज किए, इंपोर्ट डिक्रीज किए, तो नेट एक्सपोर्ट्स क्या हो गए? हमारे इंक्रीज हो गए और एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। ये कंक्लूजन देखें आप, इसे हम बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। और यही देखो प्राइस लेवल अगर इंडिया में कम हो गए, है ना, प्राइस लेवल इंडिया में अगर हाँ बढ़ गए, ठीक है। अगर राइज हुआ प्राइस लेवल में तो एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? हमारे कम हो जाएंगे, इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो राइज इन प्राइस लेवल में क्या होगा? डिक्लाइन हो जाएगा एक्सपोर्ट्स का, और नेट हमारी जो डिमांड फॉर गुड्स है कम हो जाएगी। अब देखो ऐसे नहीं समझ, जनरल प्राइस लेवल में चेंज होने से एक्सपोर्ट्स में कितना फर्क आता है। देखो 10 रुपए की चीज पहले, मतलब एक चीज पहले 10 रुपए की थी, मतलब एक चीज नहीं सॉरी, जनरल प्राइस लेवल हमारे इंडिया में मान लो 10 का था, अब 15 का हो गया। 15 का हो गया तो अब जो फॉरेनर्स जो थे, जो लोग जो चीजें 10 रुपए में ले लेते थे, अब उन्हें 15 रुपए देने पड़ेंगे उसी चीज के। तो उन लोग क्या करेंगे? एक्सपोर्ट्स को कम कर देंगे। और हम लोग मतलब हमारी कंट्री का जनरल प्राइस लेवल पहले 10 था, अब 15 हो गया। तो हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। कैसे? जो चीज हम 10 रुपए की खरीद पा रहे थे पहले, वो 15 की हो गई, तो हम सोचेंगे कि फॉरेन में ये चीज कितने की मिल रही है, और अगर वहाँ 12 रुपए की मिल गई, है ना, तो हमारे यहाँ तो 15 है, वहाँ 12 की मिल गई, तो हम इंपोर्ट्स कर लेंगे, उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगा? हमारा कम हो जाएगा और इंपोर्ट्स बढ़ जाएगा। तो नेट एक्सपोर्ट्स हमारे क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। नेट एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हुए, एक्स माइनस एम डिक्रीज हुआ, तो एडी भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक। अब वहीं 10 रुपए की चीज हमारी 5 रुपए में हो गई, तो एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? हमारे बढ़ जाएंगे। पहले जो फॉरेनर्स जो चीज 10 की लेते थे, अब वो जनरल प्राइस लेवल की हो गई 5 का हो गया। अब 5 का हो गया तो उन लोग क्या सोचेंगे? यार मैं तो अब पहले 10 रुपए की एक ही चीज खरीद पाता था, अब मैं 2 चीज खरीद पाऊंगा, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ा देंगे। वैसे ही हम लोग इंपोर्ट्स कम कर देंगे, क्योंकि हमारी जनरल प्राइस लेवल हमारी कंट्री में ही क्या है? कम है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो नेट एक्सपोर्ट्स जो होंगे एक्स माइनस एम बढ़ जाएंगे, और एडी भी हमारा क्या हो जाएगा? राइज कर जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा फॉरेन ट्रेड इफेक्ट। तो देखो ये 3 इफेक्ट पढ़े हमने, कंजम्पशन पे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे, रियल बैलेंस इफेक्ट या फिर पीको इफेक्ट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे वेल्थ इफेक्ट या फिर कीन्स इफेक्ट, एक्स माइनस है मतलब एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पे हमारा फॉरेन ट्रेड इफेक्ट या नेट एक्सपोर्ट्स इफेक्ट, या फिर हमारा कौन सा इफेक्ट? एक्सचेंज रेट इफेक्ट। अब इन सब प्राइस लेवल बढ़ रहा है और कम हो रहा है, तो इन सब पे क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, इनके बिहेवियर पे चेंज आ रहा है, ठीक है। अब बिहेवियर पे चेंज आ रहा है, इसलिए एडी क्या हो रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप बना रहा है प्राइस लेवल के साथ। इसके साथ प्राइस लेवल के साथ एडी का क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है। इसलिए प्राइस लेवल बढ़ रहा है तो एडी कम हो रहा है, और प्राइस लेवल कम हो रहा है तो एडी बढ़ रहा है। समझ में आई बात? अब देखो 4 सेक्टर्स का हमने पढ़ा, लेकिन एक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को हमने क्यों नहीं पढ़ा? गवर्नमेंट सेक्टर को क्यों नहीं पढ़ा? अब हम ये आगे देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्यों नहीं लगता है एग्रीगेट डिमांड में? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरी डिमांड, पूरी डिमांड। तो जनरल प्राइस लेवल में अगर कोई चेंज हो गया, कोई एक सब्जेक्ट की डिमांड नहीं है ना, पूरी की डिमांड है, तो जनरल प्राइस लेवल में चेंज हो गया तो क्या होएगा कि सारे के प्राइस गिर गए, तो आप सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर पाओगे एक दूसरे को, एक से दूसरे को। और अगर सारे ही के बढ़ गए तो तब भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड में हम देखते हैं कई सिंगल कमोडिटी या इंडिविजुअल गुड की प्राइस की बात नहीं करते, हम जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं।
देखो रियल बैलेंस इफेक्ट किस में डालता है, परचेजिंग पावर में डालता है, ठीक है, परचेजिंग पावर में डालता है तो ये इफेक्ट किसको करता है, कंजम्पशन को इफेक्ट करता है। इंटरेस्ट रेट इफेक्ट है ना, ये किस में डालता है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग में डालता है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग अगर बढ़ती है घटती है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो ये इन्वेस्टमेंट में डालता है। फॉरेन ट्रेड इफेक्ट, रिलेटिव प्राइसेस, रिलेट करते हैं हम, जापान के प्राइसेस हमारे प्राइसेस से कम है या ज्यादा, अगर वहाँ कम है तो हम इम्पोर्ट ज्यादा करेंगे, अगर वहाँ ज्यादा है तो हम इम्पोर्ट्स कम करेंगे। जापान वाले देखेंगे कि उनके कम है कि हमारे इंडिया के कम है कि ज्यादा, तो अगर हमारे कम होंगे तो उन लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे और हमारे ज्यादा होंगे तो उन लोग एक्सपोर्ट्स कम करेंगे। और ये किस में कंपोनेंट में डालता है, नेट एक्सपोर्ट्स में फर्क डालता है। अब हमारा तीसरी बात ये है कि गवर्नमेंट में क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्यों नहीं बदल रहा है, क्योंकि हमने देखा तीनों इफेक्ट तीन तीन चीज़ों को, ये तीनों को तो इफेक्ट कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट प्राइस लेवल अगर चेंज हो रहा है तो ये तीन चीज़ें चेंज हो रही है, लेकिन प्राइस लेवल के चेंज होने से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। देखो प्राइस लेवल के चेंज होने से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन प्राइस लेवल क्या कर रहा है, तीन चीज़ों को इफेक्ट कर रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को फर्क नहीं डाल रहा है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं ऑटोनमस नेचर में, पॉलिसी डिटर्मिन्ड होते हैं और मेन एम इनका अलग होता है, हम एक एक करके ये देखेंगे, ठीक है। अब ऑटोनमस होते हैं मतलब ये इनकम लेवल से या प्राइस लेवल से क्या नहीं होते, फर्क नहीं डालते। देखो ये ऑटोनमस एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है इनकम और प्राइस लेवल का, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। मतलब प्राइस लेवल या इनकम लेवल में कोई भी चेंज आ जाए तो उससे कोई चेंज नहीं आएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, या ठीक है उसमें प्राइस लेवल मान लो बढ़ गए तो ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम कर देगा या एक्सपेंडिचर कम कर देगा, और प्राइस लेवल बढ़ गए तो ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट अपने क्या बोल रही है यार मैं, देखो अच्छा ये लास्ट में समझाऊंगी, ठीक है। अब पॉलिसी डिटरमिन का मतलब क्या होता है कि पॉलिसीज जैसे कि बजट, फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज, पॉलिटिकल और सोशल प्रायोरिटीज, ये सब डिसाइड करती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग को, है ना। और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, वेलफेयर करना सोसाइटी का, एम्प्लॉयमेंट देना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना और डिफेंस करना, ठीक है। तो ये सारे डिसीजंस एडवांस में ले लिए जाते हैं और ये डेली के प्राइस लेवल चेंज से अफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट डज नॉट एम एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इनका मेन एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है जैसे हाउस होल्ड या फिर इन्वेस्टमेंट फर्म्स, मतलब फर्म्स का, है ना। अब देखो हाउस होल्ड और फर्म्स ही एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स भी करेंगी, तो ये तीन सेक्टर्स का मेन एम क्या होता है कि इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, कंज्यूमर्स के लिए यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो, मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल, और फर्म्स के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो इसलिए इन लोग रिस्पॉन्ड करते हैं प्राइस लेवल के चेंजेस से, क्योंकि इनका मेन एम ही होता है यूटिलिटी और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, लेकिन गवर्नमेंट का मेन एम होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ और वेलफेयर से, ठीक है। इसलिए ये प्राइस फ्लक्चुएशन से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर डज नॉट अल्टर, ठीक है। फिर तीन चीजें देख ली। अब इंटरेस्ट रेट के इफेक्ट से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ क्यों नहीं रहा, कम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि देखो वही बात, पॉलिसी डिटरमाइन करेंगी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, तो इंटरेस्ट रेट अगर बहुत बड़ा हो तब भी और बहुत कम हो तब भी। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो ये एजम्पशन है, ठीक है, रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्युटली ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है मतलब 80% ऐसा ही होता है कि नहीं होता है, लेकिन 20% उसका भी फर्क आता है। अब देखो रियल प्राइस लेवल चेंजेस से अगर मान लो प्राइस लेवल इकोनॉमी में बहुत बढ़ गए तो ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट वेलफेयर कम कर देगी या स्पेंडिंग कम कर देगी, है ना, मतलब जैसे टीचर्स को सैलरी कम देने लगेगी, ऐसा नहीं होगा, है ना। गवर्नमेंट अपना खर्चा मेंटेन करके रखती चाहे प्राइस लेवल, ऐसा नहीं होगा कि अगर प्राइस लेवल बढ़ जाए तो गवर्नमेंट क्या कह देगी कि हमारा वेलफेयर का मोटिव थोड़ा हम कम कर देंगे, या हम सैलरी कम देंगे अब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, या हम इंफ्रास्ट्रक्चर अब रोड नहीं बना रहे क्योंकि जनरल प्राइस लेवल बढ़ गया, या तो हम क्या नहीं कर रहे इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर, सैलरी, वेजेस वगैरह, या फिर आप देखें तो क्या नहीं कर रहे हैं हम डिफेंस हम कम कर दे रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी को घुसने दो इंडिया में, ऐसा तो करेगी नहीं गवर्नमेंट। इसलिए प्राइस लेवल जितना ही चेंज हो जाए, है ना, जितना ही बढ़ जाए गवर्नमेंट ये सब चीज़ों को कम नहीं कर सकती, ठीक। और अगर प्राइस लेवल बहुत ही कम हो गया तो तब भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी कि रोड ही रोड बना रही है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक 5-6 लेयर बनाई जा रही है रोड की, या फिर टीचर्स को ज़्यादा सैलरी मिलने लगी, पुलिस को ज़्यादा, आर्मी को ज़्यादा सैलरी मिलने लगी, या फिर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कम ज़्यादा करने लगी, बहुत बढ़ाने लगी, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने लगी कि हर जगह रेलवेज की पटरी बिछाने लगी, है ना, और डिफेंस बढ़ा दी, बिल्कुल ही बढ़ा दी, ऐसा नहीं करेगी अगर प्राइस लेवल कम भी हो गया। इसलिए हम मानते हैं कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, इसलिए वो एडी प्राइस लेवल अगर बढ़ता है तो एडी कम होता है, मतलब एडी के हम जो देख रहे हैं कि डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, तो प्राइस लेवल के चेंज होने से होता है। तो ये तीन चीज़ों को इफेक्ट करती है लेकिन गवर्नमेंट को इफेक्ट नहीं करती इन तीनों की वजह से। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टिप है कि अगर आपको देखना है, क्वेश्चन टैकल करना है वाई एडी स्लोप्स डाउनवर्ड, तो इट टॉक्स ओनली अबाउट दी प्राइस लेवल इफेक्ट्स, जो कि तीन है। प्राइस लेवल में चेंज आने की वजह से तीन इफेक्ट आएंगे, रियल बैलेंस, वेल्थ और इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, सॉरी वेल्थ और इंटरेस्ट एक ही है, फॉरेन ट्रेड इफेक्ट, है ना। तो ये वाई एडी स्लोप्स डाउनवर्ड का आंसर है। और अगर हमें फैक्टर्स अफेक्टिंग एडी देखना है तो ये सारे इफेक्ट आ जाएंगे, है ना, इंक्लूडिंग प्राइस लेवल इफेक्ट, मतलब प्राइस लेवल इफेक्ट्स भी आएंगे प्लस अदर इफेक्ट जो है, इनकम इफेक्ट, इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, एक्सचेंज रेट इफेक्ट, है ना, या फिस्कल पॉलिसीज या टैक्सेशन, मनी सप्लाई, है ना, मनी सप्लाई भी ध्यान रखना, है ना, क्योंकि मनी सप्लाई हम कांस्टेंट रखते हैं प्राइस लेवल इफेक्ट में, तो मनी सप्लाई वगैरह सारी चीज़ों में चेंज आने की वजह से मतलब फैक्टर्स कर सकते हैं अफेक्ट एडी को, है ना। अब देखो अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज शिफ्ट एंड चेंज इन एडी, ठीक है। तो देखो शिफ्ट इन चेंज इन एडी क्या होता है, चेंज इन एग्रीगेट डिमांड होता है, मूवमेंट अलोंग एग्रीगेट डिमांड। इसका मतलब क्या क्या होता है कि क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट डिमांड में चेंज आ रहा है
ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल ओनली, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड में चेंज आ रहा है किसके चेंज होने की वजह से, प्राइस लेवल के चेंज होने की वजह से। और ये शो करेगा या रिप्रेजेंट होएगा कैसे, मूवमेंट अलोंग द सेम एडी की वजह से। और वही जो हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पढ़े थे, है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग भी क्यों है, वही 3 इफेक्ट, और यही 3 इफेक्ट आएंगे इसमें भी, चेंज इन एडी में। ठीक है, प्राइस लेवल कम हो गया, ये तीनों इफेक्ट अपना इफेक्ट डालेंगे, एडी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग एडी होएगा। और प्राइस लेवल बढ़ गया, ये तीन इफेक्ट अपना इफेक्ट डालेंगे, एडी डिक्रीज हो जाएगा, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग एडी हो जाएगा, और एडी कर्व रिमेन्स द सेम। तो देखो ये है हमारा एडी कर्व, ठीक है, ये है रियल जीडीपी एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में प्राइस लेवल। प्राइस लेवल पीओ में डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड थी क्यूओ, प्राइस लेवल पी1 में क्वांटिटी डिमांड हो गई क्यू1। अब यहाँ देखो प्राइस लेवल अगर मैंने बढ़ा दिया, प्राइस लेवल मैंने बढ़ा दिया और कर दिया पी2, है ना, तो प्राइस लेवल के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा चेंज आएगा, ये सॉरी यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड हो गई Q2। तो क्वांटिटी डिमांडेड कैसी हो गई, कम हो गई ना, ये इधर आ गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई और यहाँ आ गया न्यू पॉइंट। ठीक है, तो देखो प्राइस के बढ़ने से वो 3 इफेक्ट आएंगे। सबसे पहला इफेक्ट रियल बैलेंस इफेक्ट, फिर आएगा वेल्थ इफेक्ट या फिर इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, या और फिर थर्ड आएगा हमारा फॉरेन ट्रेड इफेक्ट, है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेट इफेक्ट। तो ये प्राइस लेवल की चेंज होने की वजह से जो चेंज एडी में आएगा वो हम कहते हैं चेंज इन एडी। टॉपिक का नाम याद रखना, चेंज इन एडी। अभी हम शिफ्ट इन एडी की बात नहीं कर रहे हैं, चेंज इन एडी। चेंज इन एडी मतलब मूवमेंट अलोंग एडी। पहले इक्विलिब्रियम का पॉइंट यहाँ था, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस लेवल के बीच में, अब यहाँ था, पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया। तो ये मूवमेंट अलोंग एडी हुआ ना, एक ही एडी है, लेकिन प्राइस लेवल के चेंज होने की वजह से अब न्यू पॉइंट यहाँ आ गया, इक्विलिब्रियम का पॉइंट। और अगर वही मैंने मान लो प्राइस लेवल कम कर दिया, यहाँ से यहाँ कर दिया P3 में, तो यहाँ पे कौन सा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, ये वाला, ये आ जाएगा Q3। तो यही फिर से क्या हुआ, देखो ये मूवमेंट हुआ अपवर्ड, प्राइस लेवल के बढ़ने से अपवर्ड मूवमेंट मतलब एडी कम हो गया, प्राइस लेवल के कम होने से डाउनवर्ड मूवमेंट मतलब एडी बढ़ गया। समझ में आई बात? तो ये है चेंज इन एडी। अब हम बात करेंगे शिफ्ट इन एडी की। तो शिफ्ट इन एडी क्या आएगा, सेम प्राइस लेवल में आएगा, मतलब कि कीपिंग प्राइस लेवल सेम। अगर एडी में चेंज होता है, एग्रीगेट डिमांड में चेंज होता है नॉन प्राइस फैक्टर से, तब हमें मिलता है एक नया एडी, है ना। अब ये क्यों हो सकता है, कंजम्पशन में चेंज होने की वजह से, ये इनकम वेल्थ या एक्सपेक्टेशन में चेंज होने की वजह से, बिजनेस के पास कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो लोगों ने ज्यादा प्रोडक्शन चालू कर दिया, ज्यादा प्रोडक्शन चालू कर दिया तो इन्वेस्टमेंट उन्होंने ज्यादा कर दिया, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दिया तो एडी बढ़ जाएगा। ऐसी बिजनेस कॉन्फिडेंस, है ना, जितने भी हमने फैक्टर्स पहले पढ़े, अदर देन प्राइस लेवल, अगर किसी अन्य फैक्टर्स में चेंज आते हैं, है ना, इंक्लूडिंग मनी सप्लाई, मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, है ना, मनी सप्लाई गवर्नमेंट ने बढ़ा दी, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या सारे एक्सपेंडिचर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो एडी भी बढ़ जाएगा, है ना। नेट एक्सपोर्ट्स में चेंज आ गया, मान लो एक्सचेंज रेट पॉलिसी कोई बदल गई, फॉरेन इनकम बदल गई, है ना, मतलब अदर देन प्राइस लेवल जितने भी हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग एडी पढ़ी, अदर देन प्राइस लेवल अगर किसी में चेंज आया तो वो होएगा शिफ्ट इन एडी, और प्राइस लेवल को हम मानेंगे कांस्टेंट। अब देखो ये हम बाद में देखेंगे, चलो ये यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कौन सा, चेंज इन एडी। अब हम पढ़ेंगे शिफ्ट इन एडी। अब यहाँ पे जब हमने कांस्टेंट रखा था क्या, मनी सप्लाई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन को, अब हम शिफ्ट इन एडी में क्या करेंगे, सारी चीजों को फैक्टर इन करेंगे, लेकिन प्राइस लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। मान लो सेम प्राइस लेवल में क्वांटिटी डिमांडेड इतनी थी, ये था, ये एडी का कर्व था, ये मैं मिटा रही हूँ, ठीक है। अब मान लो मनी सप्लाई बढ़ गई, मनी सप्लाई बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड अब हो गई Q1। अब Q1 हो गई क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब यहाँ आ गई क्वांटिटी डिमांडेड, सेम प्राइस लेवल में, प्राइस लेवल सेम है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई क्यों, ड्यू टू चेंज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई बढ़ गई, है ना, या फिर टेक्नोलॉजी बढ़ गई। आप याद रखें, देखो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई किसकी बढ़ने की वजह से, टेक्नोलॉजी की बढ़ने की वजह से, या आप कहना चाहिए मनी सप्लाई की बढ़ने से, या कॉन्फिडेंस के बढ़ने से, या इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से, है ना, या आप कहना चाहिए इनकम बढ़ने से, या आप कहना चाहिए कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के, मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कैसी है इस बार, ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा फ्यूचर में, है ना, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से। या तो हम कंजम्पशन की बात करें, देखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में मान लो कि क्या हो रहा है, अब लोग कर रहे हैं कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, क्या कर रहे हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की फ्यूचर में प्राइस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो अभी हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा देंगे। या तो लोगों की इनकम बढ़ गई, या तो लोगों की वेल्थ है ना, वेल्थ ज़्यादा है, डब्ल्यू, ठीक है। ये हो गया कंजम्पशन की वजह से कि यहाँ एडी में राइट वर्ड शिफ्ट कैसे आ सकता है। अब मान लो बिजनेस की वजह से, तो बिजनेस या फिर फर्म्स कब बढ़ा देती है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जब इंटरेस्ट रेट कम हो गया हो, जब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया हो, ठीक। अब किसकी बारी आती है, फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेनर्स की इनकम बढ़ गई हो मान लो, तो वो बढ़ा देंगे अपना कंजम्पशन, या फॉरेनर्स, हमारा क्वालिटी ऑफ गुड्स बढ़ गया हो, या मान लो कि फॉरेनर्स, और हमने कौन सा पढ़ा था कि हाँ एक्सचेंज रेट पॉलिसी, मान लो हमारी करेंसी उनके लिए क्या हो गई, सस्ती हो गई, तो उन लोग तब भी मतलब एक्सचेंज रेट मतलब डेप्रिसिएशन आ गया हमारे यहाँ, हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन हो गया, तो उन लोग डिमांड क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और यही सारी चीजें अगर उल्टी हो जाए तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही सारी चीजें उल्टी हो गई तो डिमांड कम हो गई, मतलब प्राइस लेवल सेम है और एडी में चेंज आ रहा है ड्यू टू अदर फैक्टर्स। देखो यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, ये सारी चीजें हुई क्योंकि, तो एडी क्या हो गया, अब नया एडी बन गया, ये नया एडी आ गया अब, ठीक है, ये आ गया एडी डैश। और अगर यही सारी चीजें उल्टी पड़ गई, यही सारी चीजें उल्टी पड़ गई, इनकम कम हो गई, कुछ भी, है ना, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लो यहाँ आ गई, अरे यार
ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड कहाँ गई? यहाँ आ गई। तो क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ गई और प्राइस लेवल क्या मानेंगे हम? सेम मानेंगे। तो एडी का नया कर्व क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, एडी डैश डैश मान लो। तो देखो अब यहाँ पे मूवमेंट अलोंग सेम एडी नहीं हो रहा है, यहाँ नया एडी बन रहा है, यहाँ भी नया एडी बन रहा है और प्राइस लेवल क्या है? सेम है। और कौन से हैं? दूसरे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं एडी को। आई होप यू गेट इट। अगर नहीं समझ में आया कमेंट करना, मैं फिर से बना दूंगी वीडियो। सब क्लियर हो जाएगा, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। तो सबसे पहले आते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड का एक कंपोनेंट क्या है? कंजम्पशन। तो अब हम देखेंगे कि कंजम्पशन को कौन कौन से इफेक्ट क्या करते हैं, चेंज कर मतलब अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा कंजम्पशन में इनकम। कंजम्पशन कौन करता है? हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड की अगर इनकम बढ़ गई तो उन लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा देंगे कि नहीं? बढ़ा देंगे, है ना, बहुत ईजी है। और इनकम कम हो गई तो कम कर देंगे। वहीं वेल्थ, वेल्थ बढ़ गई तो बढ़ा देंगे, कम हुई तो कम कर देंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस किसकी? फ्यूचर प्राइस लेवल की। ठीक है, अगर हम मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि यार फ्यूचर प्राइस लेवल ना अभी कम हो जाएगा, तो मैं अभी अभी जो प्रेजेंट कंजम्पशन है वो मैं क्या कर दूंगी? रोक दूंगी, क्योंकि मुझे आगे पता है कि एक्सपेक्टेशन है मुझे कि आगे प्राइस लेवल कम होएगा तो मैं सेम अमाउंट ऑफ मनी में ज्यादा चीजें खरीद पाऊंगी, क्योंकि प्राइस लेवल कम हो जाएगा। तो मैं प्रेजेंट कंजम्पशन क्या कर दूंगी? कम कर दूंगी। ठीक है, और वहीं अगर मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में जो प्राइस लेवल है वो बढ़ने वाला है, तो मैं अभी अपनी कंजम्पशन ज़्यादा कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है अब सेम अमाउंट ऑफ मनी मेरा फ्यूचर में ज़्यादा गुड्स को खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए मैं एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में आज का अपना जो कंजम्पशन है वो बढ़ा दूंगी। तो ये जो तीन फैक्टर्स है ये अफेक्ट कर रहे हैं किसको? एडी को। अब एक देखो प्राइस लेवल, प्राइस लेवल कैसे अफेक्ट करता है? रियल बैलेंस इफेक्ट, जो कि हम समझ चुके हैं बहुत अच्छे से, है ना, या फिर नहीं समझे तो आप आगे समझेंगे। ठीक है, तो ये चार चीज़ें अफेक्ट करती है कंजम्पशन को। ठीक, ये कंजम्पशन। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना, अब सी प्लस आई। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसको कौन फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट अगर बहुत ज्यादा है ना, तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग मतलब बिजनेस की बहुत ज्यादा है, और बिजनेस की कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज्यादा है मतलब प्रॉफिट कम है। प्रॉफिट कम है तो मतलब उन लोग अपना इन्वेस्टमेंट क्या कर देंगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम कर देंगे। और वहीं उल्टा, इंटरेस्ट रेट कम है तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बिजनेस बढ़ा देंगे। ऐसी बिजनेस एक्सपेक्टेशन या फिर कॉन्फिडेंस कह रहे हैं आप, बिजनेस अगर अपने फ्यूचर को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है तो उन लोग अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम कर देंगे, कॉन्फिडेंट है तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे। अब प्राइस लेवल से इन्वेस्टमेंट कैसे इफेक्ट होती है? वी इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, हम पढ़ चुके हैं, है ना। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो मतलब ये सेम सेम है, लेकिन देखो ये हो रहा है मेनली इंटरेस्ट रेट की वजह से, और ये हो रहा है प्राइस लेवल में चेंज आने के इंटरेस्ट रेट की वजह से। वहीं ये हो रहा है केवल इनकम की वजह से, और ये हो रहा है प्राइस लेवल में चेंज आने में इनकम में कैसे इफेक्ट हो रहा है इससे। ठीक है, और ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये किस में डिपेंड करेगा? गवर्नमेंट प्रायोरिटीज में, बजट डिसीजन में, फिजिकल पॉलिसीज में, और ये प्राइस लेवल पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, और इट इज ऑटोनमस। ठीक है, सॉरी। फिर अब एक देखा था हमने फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन वाला है ना, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, वो किसमें करेगा? रिलेटिविटी में, है ना, कि रिलेटिव प्राइसेस में। अब वो प्राइस लेवल से उसमें होएगा, और बाकी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट किससे होएगा? क्वालिटी ऑफ गुड्स से होएगा, है ना, हमारे एक्सचेंज रेट पॉलिसीज से होएगा। ठीक है, ये सारी चीज। अब एक्सचेंज रेट पॉलिसी आप अलग लिखना, क्वालिटी अलग लिखना, ये सब अलग लिखना, और प्राइस लेवल में चेंज आने की वजह से कौन सा इफेक्ट हो रहा है? इंटरेस्ट रेट इफेक्ट हो रहा है, वो अलग लिखना है। ठीक है, तो देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग एडी अगर आप लिखे तो प्राइस लेवल में चेंज आने से कौन कौन से इफेक्ट आएंगे? तीन, रियल बैलेंस इफेक्ट, इंटरेस्ट रेट इफेक्ट और फॉरेन ट्रेड इफेक्ट। रियल प्राइस लेवल में चेंज आने से रियल बैलेंस इफेक्ट किसको लगेगा? हाउस होल्ड को लगेगा। इंटरेस्ट रेट इफेक्ट किसको लगेगा? इन्वेस्टमेंट फर्म्स को मतलब फर्म्स को लगेगा। और फॉरेन ट्रेड इफेक्ट किस में लगेगा? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट मतलब फॉरेन सेक्टर को लगेगा, लेकिन किसकी वजह से? प्राइस लेवल में चेंज आने की वजह से। ठीक है, यही हमने पढ़ा था कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, इसी वजह से ना। फिर कंजम्पशन और कैसे चेंज हो सकता है अदर देन चेंज इन प्राइस लेवल? इनकम से, वेल्थ से, एक्सपेक्टेशन से। अदर देन प्राइस लेवल अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट कैसे चेंज हो सकती है? इंटरेस्ट रेट से या फिर बिजनेस कॉन्फिडेंस की वजह से। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे चेंज हो सकता है? फिजिकल पॉलिसीज की वजह से, मॉनेटरी पॉलिसीज की वजह से। और नेट एक्सपोर्ट्स कैसे हो सकता है चेंज? फॉरेन इनकम, फॉरेनर्स की इनकम बढ़ गई तो बढ़ा देंगे एक्सपोर्ट्स, है ना, और एक्सचेंज रेट की वजह से। ठीक है, बात करें मीनिंग ऑफ एडी की, तो हमने मीनिंग कंप्लीट कर लिया, कंपोनेंट्स कंप्लीट कर लिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? प्राइस लेवल की वजह से है, ये हमने देख लिया, और तीन इफेक्ट देखे। लॉन्ग टर्म में एडी किसके बराबर होती है? रियल जीडीपी के बराबर होती है, हमने ये देखा। शिफ्ट देखा हमने एडी में, और चेंज देखा। यहाँ पे एक और चीज लिख लो आप, शिफ्ट किसकी वजह से हो रहा है? अदर देन मतलब नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से शिफ्ट हो रहा है, और चेंज इन एडी हो रहा है प्राइस फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। और फैक्टर्स अफेक्टिंग हमने एडी देख लिए, है ना। फैक्टर्स कौन कौन से? प्राइस लेवल के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि एडी को अफेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि फीचर्स ऑफ एडी क्या होता है, फीचर्स ऑफ एडी कर्व क्या होता है। तो देखो एक फीचर तो हमारा क्या है, एक मिनट, एक फीचर हमारा क्या है कि एडी क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मैक्रो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, नॉट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से। और एडी जो है, एडी कर्व जो है बिकम्स फ्लैटर इन डीप रिसेशंस। फ्लैटर एडी मतलब क्या होता है? लार्ज इंक्रीज इन प्राइस लेवल। देखो फ्लैटर एडी अभी मैं समझाती हूँ आपको, पहले समझ लो आप।